केमिस्ट्री से रिलेटेड हर डाउट और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। मैं हूं शैलेंद्र रावत और अब मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इसी रिवीजन सीरीज में, एक वनडे सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। कौन से सेल की हम बात करें? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन से सेल की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो सेल जिसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज करते हैं। तो एक ऐसा सेल जिसमें तुमने दो इलेक्ट्रोड को लगाया है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो कैटायन जो है, अब अगर तुम एक सेल लोगे, कैटायन का मूवमेंट जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, तो ये कहलाएगा कैथोड। और जो तुम्हारा एनायन है उसका मूवमेंट इधर होगा, तो ये कहलाएगा एनोड। अब देखो साइन बदल गए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड जो था वो प्लस था और एनोड माइनस था, यहां पर एनोड प्लस है। ये सेल इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज होता है। तो जब तुम सॉल्यूशन में बहुत सारे आयन लोगे या मोल्टन स्टेट में बहुत सारे आयन लोगे, तो आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, पर वही आयन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रोड के सरफेस पे होता है। तो वही आयन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, वही आयन इलेक्ट्रोड पे जाके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके लिए लॉज आते हैं फैराडे लॉज। फैराडेज के लॉ आएंगे। फैराडे ने दो लॉ दिए थे यहाँ पे। तो फैराडे का जो पहला नियम है, जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, वेट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास। वेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। कैथोड या एनोड पे किसी भी सब्सटेंस का जो वेट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा वो चार्ज की क्वांटिटी के बराबर होगा। तुम इसे लिखोगे W इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो W इज इक्वल टू Z आई टी। Z जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? वेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बाय, वेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बाय, वेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब तुम 1 कूलम चार्ज को पास करते हो, किसी भी सब्सटेंस का जो वेट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो वेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। और अब यहां पर एक और आता है केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट जिसे तुम नॉर्मलिटी मोलारिटी में यूज करते हो, E। एक होता है Z और एक होता है E। E is the weight oxidized or reduced by 1 Faraday of charge. Weight oxidized or reduced by 1 Faraday of charge. 1 Faraday of charge से, तो 1 Faraday चार्ज से जो वेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा उसको तुम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलोगे। अब 1 Faraday क्या होता है? तो 1 Faraday होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड को तुम 1 फैराडे बोल देते हो, कलेक्टिव चार्ज। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना निकलता है। तो अब तुम देखो 96,500 कूलम चार्ज विल प्रोड्यूस E ग्राम ऑफ सब्सटेंस। E ग्राम ऑफ सब्सटेंस। E क्या है उसका? केमिकल इक्विवेलेंट। E इज द केमिकल इक्विवेलेंट। तो 1 कूलम कितना वेट देगा? 1 कूलम विल प्रोड्यूस E अपॉन 96,500 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो Z और E के बीच रिलेशन क्या बन गया?
तो Z विल बी इक्वल टू, यहां से तुमने देखा Z इज इक्वल टू E अपॉन 96,500, तो तुम यहां पर लिख दो W इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 I इंटू T। तो मैं क्या बोल रहा था, Z और E के बीच का एक रिलेशन निकाला। Z होता है केमिकल इक्विवेलेंट जो एक कूलम चार्ज से मिलता है, E होता है केमिकल इक्विवेलेंट जो एक फैराडे चार्ज से मिलता है, तो E इज इक्वल टू इतना। अब अगर न्यूमेरिकल में ईटा भी दे दे, अगर कुछ नहीं लिखा तो तुम ईटा को 1 मानोगे, करंट एफिशिएंसी। अगर तुमको न्यूमेरिकल में करंट एफिशिएंसी दे देता है तो तुम वो निकाल लोगे। अब फैराडे का सेकंड लॉ, देखो सेकंड लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ तो फर्स्ट लॉ की कोरोलरी है। सेम चार्ज, सेम चार्ज, सेम चार्ज, या तुम बोलोगे और सेम करंट फॉर सेम टाइम, या IOT का प्रोडक्ट सेम पास टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट और डिफरेंट इलेक्ट्रोड, then it will bring out the same equivalent. Same charge will give same equivalent at different electrode. चाहे यहाँ पे तुम कैथोड के लिए बात करो, चाहे तुम एनोड के लिए बात करो, तो W अपॉन E होता है, W अपॉन E होता है इक्विवेलेंट। जैसे तुम बोलते हो W अपॉन M मोल होता है, उससे W अपॉन E इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर तुम बोल रहे हो W1 upon E1 is equal to W2 upon E2. When same charge or same quantity of current is passed to different electrolyte for same time, then it will bring out the same equivalent of substances. This is Faraday second law. अब इसका न्यूमेरिकल या तो तुमको फिजिक्स में आएगा या केमिस्ट्री में आएगा। देखो तुम्हें इस क्लास के साथ करना क्या होगा, थोड़े तो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर फॉर्मूला आ गया, थ्योरी आ गई तो तुम सॉल्व कर लोगे। पर अगर न्यूमेरिकल, मैं अगर यहाँ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो 1 घंटे या 45 मिनट की क्लास में पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं होगा। तो मैं तुमको केमिस्ट्री सिखा नहीं रहा हूँ, मैं वो चीज बता रहा हूँ कि तुम इस पे ध्यान दो। तुम्हें इन 7 दिनों में कम से कम केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन बनने लगेंगे मेरे पढ़ाने से, तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा आ जाएगा। तो तुमको मैंने फैराडे लॉ बताया जो कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी हैं, इनको एक बार नोट करना है। जो मैंने शीट दी है उसके 5 क्वेश्चंस को इसके सॉल्व कर लेना है। नहीं बनते तो एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर तुम मुझसे पूछ लेना। चलो अब इसे भी हटा रहा हूं मैं। अब बात करते हैं कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। इस चैप्टर में 3 पार्ट होती है। कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से देखना यहां पे, कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। तो जब तुम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन की बात करोगे, जब तुम कंडक्टेंस की यहां पर बात करोगे तो तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, जब तुम यहां पर ला, जब तुम यहां पे 2 इलेक्ट्रोड को लेते हो, सॉल्यूशन में डिप करते हो, ये प्लस ये माइनस, और अब यहां पर तुम AC लगाते हो। अगर तुम डायरेक्ट करंट लगाओगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब तुमने अल्टरनेटिंग करंट लगाया, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब यहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो तुमने ऐसा पढ़ा है रो इंटू L बाई A, रो इंटू L बाई A। अब अगर L 1 हो जाए और A 1 हो जाए, अगर L 1 सेंटीमीटर हो और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, then R is equal to rho. This is called as specific resistance of solution. This is specific resistance of solution. अब reciprocal of R, 1 upon R is conductance. 1 upon R is known as conductance. So 1 upon rho is specific conductance, which you represented by kappa. 1 upon rho is a specific conductance which you represented by kappa. अब
अगर तुम दो इलेक्ट्रोड, अब तुम यहां देखते हो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो K इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम देखो कंडक्टेंस तुम्हारा किन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। More number of ions, more will be the conductance of solution. More number of ions, more will be the conductance of solution. More charge, more hydration and lesser conductance. अगर आयन पे चार्ज ज्यादा है, अगर आयन पे चार्ज ज्यादा है तो उसका हाइड्रेशन या सॉल्वेशन हो जाएगा और उस आयन का मूवमेंट स्लो हो जाएगा और उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो कंडक्टेंस कप्पा डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। जब तुम डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। अब यहां पर एक टर्म आती है केमिस्ट्री में मोलार कंडक्टेंस। यहां पर एक टर्म आएगी मोलार कंडक्टेंस जिसे तुम लिखोगे लैम्डा एम। तो लैम्डा एम इज अ कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये किसकी कंडक्टिविटी है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड। इन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में जब तुम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को लेके जाओगे उसकी जो कंडक्टिविटी आएगी वो कहलाएगी तुम्हारी मोलार कंडक्टिविटी। तो तुम मोलार कंडक्टिविटी को लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, और जब ये फॉर्मूला है तो इसको तुम लिखोगे कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। मोलार कंडक्टेंस इज द टोटल कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड, 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में। अब इसी तरह से तुम्हारा होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जो भी तुम्हें से बोलना है उससे तुम लिखते हो लैम्डा इक्यू। तो ये एक इक्विवेलेंट की, ये एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है जब वो 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में है। तो इसी तरह से लैम्डा इक्यू को, ये तुम्हारा लैम्डा एम है, लैम्डा इक्यू को तुम लिखोगे कप्पा इंटू वी। और अब वॉल्यूम नहीं पता कितनी है तो किसी भी वॉल्यूम में रख के यहां पे लिख दो नॉर्मेलिटी, यहां पर तुम लिख दो नॉर्मेलिटी। तो देखो मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो तुमने कप्पा डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, कप्पा डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, कप्पा कम होता है डाइल्यूशन बढ़ाने पे, जबकि लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू, लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। जब तुम डाइल्यूशन को बढ़ाते हो सभी तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, आयन की मोबिलिटी बढ़ जाती है, इससे तुम्हारी मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो मोलार कंडक्टिविटी and equivalent conductivity increases with dilution and maximum at infinite dilution and maximum at infinite dilution। अब तुमको मैं बोल रहा हूं कि मोलार कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैक्सिमम होगी। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैक्सिमम होगी तो तुम यहां लिखोगे लैम्डा इंफिनिटी, या ऐसे तुम लैम्डा 0। जब डाइल्यूशन है तो कंसंट्रेशन 0 है तो लैम्डा पे तुमने इंफिनिटी लगाया, तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होती है। तो लैम्डा डाइल्यूशन के साथ, लैम्डा डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, कप्पा डाइल्यूशन से कम होता है। तुमने फिजिक्स में पढ़ा, अगर एक वायर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है या कंडक्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है या कंडक्टेंस कम होता है। पर केमिस्ट्री में टेम्परेचर बढ़ाने से R डिक्रीज होता है, देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होते हैं, तो स्पीड बढ़ती है, तो तुम्हारा कंडक्टेंस बढ़ जाएगा।
तुम्हारा कंडक्टेंस विल इंक्रीज। एक बार इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से थ्योरी या इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन पे न्यूमेरिकल आएगा। अब ये हटा रहा हूं। अब दो चीजें यहां पर तुमको ध्यान से देखनी है। अब अगर मैं बात करूं, तुम्हारे दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट, देखो तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जिनसे करंट फ्लो हो। अब तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो नॉर्मल कंसंट्रेशन, जिनका देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर अल्फा इज ऑलवेज 1, वो जिनका अल्फा हमेशा 1 है, वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट्स, इसके एग्जांपल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और लगभग सॉल्ट्स जो हैं वो एग्जांपल हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जिनका अल्फा डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, अल्फा डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जिनका अल्फा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और इनके लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इनके लिए कौन सा लॉ लगता है, तो तुम देखते हो इनके लिए ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ लगता है। इनके लिए तुम ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ लगाते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। जब V टेंड्स टू इंफिनिटी और C टेंड्स टू 0, V मतलब, अब देखो C मतलब कंसंट्रेशन, यहां पे C मतलब कंसंट्रेशन, V टेंड्स टू इंफिनिटी और C टेंड्स टू 0, अल्फा टेंड्स टू 1। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगभग पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए। ये हमेशा अल्फा, इनका अल्फा हमेशा 1 है, इनका अल्फा डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनका अल्फा 1 आ जाता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जब तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा और स्क्वायर रूट ऑफ C के बीच ग्राफ बनाओगे तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा आएगा। ये ग्राफ किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा और स्क्वायर रूट ऑफ C के बीच ग्राफ बनाते हो तो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, हल्का सा यहाँ पे हॉकी जैसे शेप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। द लैम्डा वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ C, तो दिस इज DHO इक्वेशन। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दिस इज DHO इक्वेशन, दिस इज DHO इक्वेशन। और यहां पर हम DHO नहीं लगा सकते, डेबाय-हैकेट-ओनसागर इक्वेशन। तो ये इनफैक्ट, अब तुम इस यहां पर इस पॉइंट को ऐसा एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जिससे तुम बोलोगे लैम्डा इंफिनिटी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसे तुम बोलोगे लैम्डा इंफिनिटी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तुमने वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा और स्क्वायर रूट ऑफ C के बीच में एक ग्राफ बना लिया। अब हम यहां बात करें कॉलरश लॉ। कॉलरश लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगता है। कहां पे लगता है कॉलरश लॉ, ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इस पॉइंट पे। यहां इनका तो ग्राफ कभी मिलना ही नहीं, पर हाँ वो पॉइंट जहां पे C 0 हो रहा है या V इंफिनिटी होने आ रही है, उसे तुम वहां पे कॉलरश लॉ लगाओगे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, टोटल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टोटल मोलार कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will be sum of the molar conductance of its cation and molar conductance of its anion। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले सकते थे। तो अब अगर तुम बोलो लैम्डा इंफिनिटी ऑफ NaCl, तो ये होगा तुम्हारा लैम्डा इंफिनिटी सोडियम आयन प्लस लैम्डा इंफिनिटी क्लोराइड आयन। अब तुम बोलो लैम्डा इंफिनिटी ऑफ HCl, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी तुम एक्सपेरिमेंट से भी निकाल सकते हो और कॉलरश लॉ से भी निकाल सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी तुम एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते, तो वो थ्योरेटिकली कॉलरश लॉ से ही निकलेगा, वो थ्योरेटिकली कॉलरश लॉ से ही निकलेगा। मतलब एसिटिक एसिड का तुम अब तुम इसको लिख सकते हो लैम्डा इंफिनिटी ऑफ
लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ सोडियम एसिटेट माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl। ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये सॉल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग। तो यू कैन कैलकुलेट द लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ, यू कैन कैलकुलेट द, इसमें यहां पर NaCl के लिए अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एसिटेट HCl, और NaCl के लिए बदले यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे, इससे मिल जाएगा H प्लस Cl माइनस, सोडियम और एसिटेट, तो ये और ये मिल गए, सोडियम क्लोराइड, यस NaCl लिख दिया तुमने, ठीक। तो यहाँ से तुम लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड को निकाल सकते हो। अब तुम्हें ध्यान रखना है कंडक्टेंस, लैम्डा इन्फिनिटी, लिथियम आयन लेस देन सोडियम आयन लेस देन पोटेशियम आयन लेस देन रुबिडियम आयन लेस देन सीसियम आयन। पानी में लिथियम आयन की कंडक्टिविटी सोडियम आयन की कंडक्टिविटी से कम है, क्योंकि लिथियम का आयन छोटा होता है तो ज्यादा हाइड्रेशन होता है। बेरिलियम आयन लेस देन मैग्नीशियम आयन लेस देन कैल्शियम आयन, या तुम यहाँ पे देखोगे सोडियम आयन मोर देन मैग्नीशियम आयन मोर देन एल्यूमिनियम, या तुम बोलो FeCN6 4 माइनस इज लेस देन FeCN6 3 माइनस, मोर चार्ज। तो लैम्डा इन्फिनिटी अगर हम सेम कंसंट्रेशन लेके जाएंगे, सेम टेम्परेचर लेंगे, तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो सीजियम आयन का, अब देखो पानी में सीजियम आयन लिथियम आयन से छोटा है, सॉलिड स्टेट या गैस में लिथियम आयन छोटा है, पानी में लिथियम आयन बड़ा है, क्योंकि उस पर हाइड्रेशन हो गया, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो गया, एक्यू हाइड्रेशन, इससे कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो तुम इस लेक्चर को ध्यान से बने रहो, एक बार क्लास का रिवाइज करो, उससे तुम चीजों को नोट करो। मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया, मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हें 1 घंटे के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिखानी है। मुझे साल भर में 13 से 14 लेक्चर लगते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ये सारी चीजों को पढ़ाने के लिए। बस अभी तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और इससे रिलेटेड नई नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।